सारों को दावत दे रहा हूं कि 30 तारीख को आपने रायबंड पहुंचना है। कप्तान का रायबंड मार्च और पार्टी के अंदर से उठती आवाजें, क्या इमरान खान 30 सितंबर को इन आवाजों को रोक पाएंगे? MQM ने NQM से छुटकारा हासिल कर लिया। पाकिस्तान और लंदन वालों के लिए नया सियासी इम्तिहान। एक छोटा सा हादसा, उम्र भर का मर्ज। लाहौर की एक लड़की के 19 साल में 100 ऑपरेशन। और क्या अक़वाम मुत्तहिदा पर अब ख़वातीन राज करेंगी? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। सियासी दरारें और उसकी क्या असरात हो सकते हैं, आज का यही मौजू है हमारे शो का। 2018 के इलेक्शंस अभी दूर हैं, लेकिन पार्टीज़ जो है तैयारी तो पकड़ रही हैं। अगर PTI का एहतसाब मार्च चल रहा है, रैलियाँ भी चल रही हैं, लेकिन हदफ जो है सिर्फ करप्शन नहीं है, 2018 भी है। PTI के अंदरूनी मामलात किस हद तक इस तहरीक को मुतासिर कर सकते हैं, और इसके अलावा MQM भी आजकल काफ़ी मुश्किल में घिरी हुई है। लेकिन शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। रायबंड मार्च बहुत करीब है, आने वाला है, लेकिन MQM के अंदर जो PTI के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो किस हद तक इसको असरअंदाज कर सकते हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो मुल्क की मजबूत तरीन अपोजिशन जमात है और उन्होंने मौजूदा हुकूमत को बदनवानी के इल्जामात का निशाना बनाते हुए उसके खिलाफ एक ना खत्म होने वाली एहतजाजी तहरीक शुरू कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को हटाने के लिए शुरू की गई इस तहरीक के एक अहम मोड़ पर इमरान खान की पार्टी में इख्तलाफात और धड़ेबंदियों की खबरों ने जमात के तंजीमी ढांचे को हिला कर रख दिया है। PTI में इख्तलाफात की खबरें सबसे पहले उसके इक़्तिदार वाले सूबे खैबर पख्तूनख्वा से आईं, जहां पर नाराज अरकान असम्बली ने वज़ीर आला परवेज खटक के खिलाफ एक अलग ग्रुप बना लिया। हाल ही में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन और बुनियादी कारकुनों के दरमियान इख्तलाफात की इत्तलात के बाद जहांगीर तरीन ने पार्टी के मुख्तलिफ तंजीमी ढांचों को तहलील कर दिया, जिनमें यूथ विंग, लेबर विंग और शोबा ख़वातीन शामिल हैं। इमरान खान के बुनियादी साथी सैफुल्लाह नियाज़ी ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उधर जहांगीर तरीन और पार्टी के तर्जुमान नईम उल हक का कहना है कि इख्तलाफात की खबरें सियासी मुखालफिन ने फैलाई हैं। जो लोग इख्तलाफात को बाहर लेके आते हैं वो नून लीग के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। यूथ विंग तमाम इकट्ठा है, पार्टी के साथ इकट्ठा है, कोई इख्तलाफात हमारे नहीं है। ताहम इस सूरत हाल में पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि रायबंड मार्च के लिए कारकुनों और आवाम को घरों से निकालना मुश्किल हो गया है। और सियासी माहिरीन कहते हैं कि अगरचे सियासी जमातों के अंदरूनी इख्तलाफात कोई नई चीज़ नहीं, लेकिन जब एक सियासी जमात खुद को मुस्तकबिल की हुक्मरान जमात समझ रही हो, उसके अंदर इख्तियारात की जंग कोई अच्छा शगुन नहीं है। PTI के अंदर इख्तलाफात क्यों हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अली बुखारी साहब, जो सदर हैं PTI के यूथ विंग के। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। PMLN नून लीग के इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आप सबको बता रहे हैं कि क्या मसाइल हैं। देखें जी, मसाइल क्योंकि सबके सामने आए हैं। हमारी पार्टी जो है वो आज़ादी राय पे इजहार पे मतलब यकीन रखती है। चेयरमैन साहब से हम हर मामला डिस्कस करते हैं। हम समझते हैं कि रायबंड मार्च के करीब विंग्स को डिज़ोल्व करना, ख़ास कर यूथ विंग जो कि पार्टी की बैकबोन है, उसे डिज़ोल्व करना को पार्टी के हक़ में बेहतर फैसला नहीं है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब तो कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होगी तो ग्रास रूट से ज़्यादा ये बेहतर तंजीम जो है उभरेगी। देखिए, हम समझते हैं कि ग्रास रूट से लोगों को जब होप होगी कि हमने काम करके मेहनत करनी है और हमने सूबे में जाना है, सूबे से हमने मरकज़ में जाना है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ये नहीं कि आप उनको रीजन लेवल तक महदूद कर दें। किसी भी कारकुन को जब ये पता हो कि मैंने सेंटर में या सूबे में नहीं जाना, तो उसकी वो बुनियादी तौर पे जो काम करने की विश होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। हम ये समझते हैं कि पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टीज़ में इख्तलाफात या हमारा ये एक फैमिली टाइप मैटर है, जिसे हम समझते हैं कि हम पार्टी के अंदर अच्छी तरह रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि आज़ादी राय है, हम चेयरमैन साहब से भी आर्गू करते हैं और अपने मुतालबात रखते हैं और उनसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। चेयरमैन साहब इमरान खान साहब से आपने मुलाकात भी की, अपना मौक़िफ़ बताया, तो उनका जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब ने हमारा मौक़िफ़ सुना और उन्होंने माना और उन्होंने ये कहा कि आपसे कंसल्ट किए बगैर ये फ़ैसला ठीक नहीं किया। मैं मतलब हमने उनको बताया, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी फ़ैसला करे विंग्स के हवाले से पार्टी को बेहतर करने के लिए, तो हमें कंसल्ट करके फैसला करना चाहिए था। लेकिन हमारे ऑफिशियली तो अभी तक तहलील है, आप अगर अपने आप को सदर कहते हैं तो ऑफिशियली तो सदर नहीं। हमने नेशनल बॉडी का एक इजलास बुलाया, वो मेरी सदारत में हुआ। हमने तमाम सूबों से,
डिस्ट्रिक्ट से नुमाइंदा इजलास बुलाया, जिसमें हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम सेक्रेटरी जनरल साहब के जो ये फ़ैसला है विंग्स डिज़ोल्व करने का, ख़ास तौर पर यूथ विंग डिज़ोल्व करने का, उसे हम डिसऑन करते हैं। और हमने मुतालबा किया पार्टी चेयरमैन से कि ये फ़ैसला वापस लिया जाए और फिर हमें कंसल्ट करके एक बेहतर राह निकाली जाए। ये नहीं कि रायमंड मार्च से पहले मतलब हमें डिज़ोल्व करके घर बिठा दिया जाए। लेकिन कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और हमने अपने एलामिया भी जारी किया यूथ विंग ने कि हम रायमंड मार्च में भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं। इमरान खान साहब को पहले की तरह, जैसे पहले यूथ विंग हमेशा उनके शान बशाना चलती है, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से यूथ विंग के नौजवान भरपूर शिरकत करेंगे क्योंकि ये पार्टी का एक नेशनल इशू है। हम खान साहब के सिपाही हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हमेशा हमने उनका साथ दिया और देंगे। लेकिन अली साहब, फिर क्या वजह है कि ऐसे वक्त में ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तब्दील किया जा रहा है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक गलत फैसला है। इस वक्त पर पार्टी को मजबूत करना चाहिए था, यूथ को, विमेन को, लेबर को। ये तीन ऐसे सतून हैं पार्टी के जिन्होंने स्ट्रेंथ निकालनी है, जिन्होंने पार्टी का स्ट्रक्चर लेके जाना है, जिन्होंने कैंपेन करनी है, जिन्होंने घर घर जाना है। तो इस चीज़ पे, इस मौके पे ख़ास तौर पर जब रायमंड जैसा बड़ा मार्का हमारे सामने है, ये डिज़ोल्व करना पार्टी के बिल्कुल हक में नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि तरीन साहब ने जो फ़ैसला, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने, जो तरीन साहब ने ये जो फ़ैसला किया है, ये फ़ैसला ग्राउंड के वर्कर्स, नौजवान तस्लीम नहीं कर रहे। तरीन साहब ने फिर यकतरफा फैसला लिया है। देखें जी, वो कहते हैं कि मैंने कंसल्ट करके किया है, लेकिन जो मुख्तलिफ लोग इन कंसल्टेशन होने चाहिए थे, असल में तो कंसल्ट वो लोग होते जिनका ये फैसला करने जा रहे हैं। मतलब मुझे बुलाया जाता बतौर यूथ विंग पाकिस्तान प्रेसिडेंट, वुमेन विंग की सदर को बुलाया जाता, लेबर विंग के सदर को बुलाया जाता, हमें बताया जाता कि हम ये चाहते हैं, पार्टी ये करे। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो पार्टी का आइन है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम विंग्स जो हैं वो ऑटोनोमस हैं। ठीक है, आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें, उस चेंज में फिर आप लाएं कि हम विंग्स को जो है वो डिवॉल्व करके रीजन की सतह पर ले जाएं। लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किया, आपने हमसे कंसल्ट नहीं किया, तो आपने हमें डिसॉल्व किया। हमारी ये पार्टी का फिर अगला कदम क्या है इसके बाद? अगला कदम ये है कि जी हमने चेयरमैन साहब से मीटिंग भी की है और उन्होंने हमें होप दिलाई है कि इंशाल्लाह जल्द, क्योंकि अभी हमारा फोकस 30 सितंबर का रायमंड मार्च है। हम 30 सितंबर के रायमंड मार्च को भरपूर किस्म का एक तहरीक इंसाफ की ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं और हम पाकिस्तानियों की लूटी हुई दौलत जो कि पनामा के ज़रिए दूसरे मुल्कों में रखी हुई है और जो कि ये शाही ख़ानदान ने पाकिस्तानियों का एक इस्तेसाल किया हुआ है, उसके खिलाफ ये तहरीक भरपूर जोर पकड़ने लगी है रायमंड में। और यूथ विंग जो है वो भरपूर शिरकत भी करेगी। वक्त क्योंकि हमारा ख़त्म हो गया है, क्विकली पीटीआई के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, चाहे इंटरनल इलेक्शंस हों, वो भी सारे मामला जो हैं हल किए जाएंगे रायमंड मार्च के बाद। जी, जो हमारा इशू है विंग्स का, वो इंशाल्लाह रायमंड मार्च के फ़ौरन बाद एड्रेस किया जाएगा। हमने अपना जो मौक़िफ़ था वो पार्टी क़यादत चेयरमैन इमरान खान साहब को दे दिया है कि हम इस फैसले को इस तरह तस्लीम नहीं करते। इंशाल्लाह 30 के मार्च के बाद हम इंशाल्लाह चेयरमैन साहब से दोबारा ये मुतालबा रखेंगे कि इस मामले को हल किया जाए और हमारी जो यूथ विंग का स्ट्रक्चर था उससे पहले की पोजीशन पे बहाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का अली बुखारी साहब। लेकिन अब हमें ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद MQM के अंदर जो दरारें हैं उन पे बात करेंगे। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। MQM कभी ऐलान ला ताल्लुकी, कभी गद्दारी के मुकदमे की करारदाद, कहीं बानी से गद्दारी तो कहीं बानी के मैंडेट का फ़ायदा, और अब तो MQM ही तहलील हो गई है। क्या MQM पाकिस्तान और MQM लंदन के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है? जानिए इस रिपोर्ट में। माजी में MQM पाकिस्तान ने ऐलान ला ताल्लुकी किया था। हाल में MQM लंदन से पार्टी के कन्वीनर ने MQM तहलील कर दी। लंदन से जारी होने वाले बयान में MQM के कन्वीनर नदीम नुसरत ने MQM की राब्ता कमेटी, तंजीमी ढांचे और तमाम शोबे तहलील कर दिए। नदीम नुसरत का कहना है कि राब्ता कमेटी और तमाम शोबाजात नए सिरे से तश्कील दिए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक बानी MQM ने फैसलों की तौसीक कर दी है। नई राब्ता कमेटी और तंजीमी ढांचे की तश्कील के इख्तियारात नदीम नुसरत को तफवीज किए गए हैं। MQM पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि चंद अरकान तहरीक बचाने के नाम पर वो इकदाम कर रहे हैं जो तहरीक के मुफाद में नहीं, और इखलाकी जुर्रत और शराफत ये है कि अरकान पार्लियामेंट इस्तीफा देकर जाती हैसियत में इलेक्शन लड़े। जो अरकान
पार्लियामेंट इस्तीफे नहीं देते, कारकुनान और हमदर्दान से ताल्लुक खत्म कर दें। इसके जवाब में MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार का कहना है कि MQM पाकिस्तान का लंदन से कोई ताल्लुक नहीं और किसी के बयान से पार्टी को कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। 23 को जो हमारी स्पिरिट थी, आज भी हमारी वही स्पिरिट है। कोई भी बयान देना, फैसला करना, लंदन से जो बयान आया ये उनका इस्तेहकाक है, उनकी राय है, उनका हक है। उन्होंने मजीद कहा कि ना कोई इस्तीफा देगा, ना मेंबरशिप छोड़ेगा। फारूक सत्तार की जानिब से ये रद्द अमल लंदन के लिए तशवीश का बाइस है और लगता है कि कल तक बाहमी शीरो शकर रहने वाले रहनुमाओं के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं और एक MQM ने दूसरी MQM से छुटकारा हासिल कर लिया है। इस सूरत हाल में MQM का तंजीमी ढांचा क्या होगा, बात करने के लिए हमारे पास लंदन से मौजूद हैं MQM के लंदन सेक्रेटेरिएट के कासिम अली रजा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का कासिम साहब। कासिम साहब, इस्तीफे कैसे दिलवाएंगे? देखिए, इस सवाल को जानने से पहले इस सवाल के पस मंजर में जाना बहुत ज़रूरी है। आप इस हकीकत से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि MQM के अरकान सेनेट हों, अरकान कौमी असम्बली हों या सूबाई असम्बली हों या किसी और ऐवान के मुंतखब नुमाइंदगान हों, इन सब को इलेक्शन में जो कामयाबी मिली है, आवाम की जानिब से वोट मिले हैं, वो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के नाम पर और उनकी तौसीक से मिले हैं। ठीक है। इन सारी सूरत हाल और इस हकीकत को जानने के बाद जो गुज़िश्ता दिनों सिंध असम्बली में कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ भाई के खिलाफ करारदाद मजम्मत पेश की गई और आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे की कार्रवाई का मुतालबा किया गया, मैं समझता हूं कि वो सरासर उस मैंडेट की दयानतदारी थी जो अल्ताफ भाई के नाम पर उन्हें मिला था। लिहाजा लेकिन कासिम साहब, MQM के कन्वीनर ने अपने बयान में इस बात को वाज़ेह किया कि अल्ताफ भाई के नाम पर मिलने वाला मैंडेट और रुकनियत, ठीक है, उससे ये मुस्ताफी हो जाए, अपनी हैसियत में अपने नाम के साथ इलेक्शन लड़ें, कामयाब होने के बाद कासिम साहब, जो चाहे कौमी असम्बली में करारदाद पेश करें या सूबाई असम्बली में, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन कासिम साहब, जो MQM पाकिस्तान है वो डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसी के तहत इलेक्शन वगैरह लड़े जाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये डॉक्टर फारूक सत्तार का नाम भी यहाँ से राब्ता कमेटी के कन्वीनर ने कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की तौसीक के साथ दिया था। ये मैंडेट भी कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ भाई की अता है। तो इसका ये मतलब है कि नदीम नुसरत साहब पाकिस्तान आकर दोबारा से नए सिरे से ढांचा बनाएंगे? यहाँ से पाकिस्तान के आने के साथ साथ ये लंदन से बैठ के भी बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। यहाँ से बैठ के पार्टी बरसों तक चलती रही है। आपके इल्म में होगा कि 19 जून 1992 को जब MQM के खिलाफ एक ऑपरेशन रियासती ऑपरेशन शुरू किया गया, पाकिस्तान में MQM के जिम्मेदारान कारकुनान का रहना मुश्किल बना दिया गया, तो पार्टी के तमाम मामलात 98 तक यहाँ लंदन से ही चलाए जाते रहे हैं। लेकिन आपके वोटर तो पाकिस्तान में हैं। यकीनन वोटर पाकिस्तान में है और वोटर्स का रुख जो है वो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब है। और हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फखरिया ये कहते हैं कि कराची और हैदराबाद का 85% मैंडेट जो है वो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के साथ है। इसीलिए हम उनसे ये कह रहे हैं कि जो आपने सिंध असम्बली में करारदाद पेश की वो आपके मैंडेट की दयानतदारी के मुताबिक नहीं है। हमारा बुनियादी मकसद ही यही है कि जिस नाम पर आपने इलेक्शन जीता, मुंतखब हुए, उसी नाम के हवाले से जो करारदाद मजम्मत पेश की गई है वो आपके कौल फ़ैल और अमल किरदार से मुताबिकत नहीं रखती। लिहाजा आप सब हजरात जो ये ख्वाहिश रखते हैं वो अपने अपने ओहदों से मुस्ताफी होकर दोबारा इलेक्शन लड़ लें, आवाम में जाएं, और आवाम अगर उन्हें वोट दे के कामयाब बनाते हैं तो वो जिस ऐवान में चाहे जो करारदाद पेश करना चाहे पेश कर दें। ग्राउंड रियलिटीज़ आप समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या है? जब 22 अगस्त की जो तकरीर थी उसके बाद जो MQM पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं उनको ये जो मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ी, आपको मालूम है कि काफ़ी मुश्किल है और वो चला रहे हैं, उससे पहले भी चलाते रहे थे। देखिए अंबर, 22 अगस्त के मामले को मेरा ख्याल है हम सर्कल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। उस हवाले से कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने 2 मरतबा तहरीरी माफीनामा दे दिया है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब इस चैप्टर को क्लोज हो जाना चाहिए वंस फॉर ऑल, इसलिए कि मौजूदा जो सूरत हाल है अंबर,
پاکستان کے حوالے سے انتہائی نازک ترین ہے. یقیناً آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ امریکہ کے قانون ساز پاکستان کو دہشت گردی میں اسپانسر کرنے والی ریاست قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ارباب حل و عقد کو، ہمارے ارباب اختیار کو، ہمارے ارباب اقتدار کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی کو موجودہ صورتحال سے کس طرح نکالا جائے، پاکستان کے چاروں طرف منڈلانے والے جو خطرات ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے. اگر اس اہم ایشو پر توجہ رکھنے کے بجائے یہ توجہ مرکوز رکھی جائے گی کہ ایم کیو ایم کو ٹکڑے کیسے کیا جائے، مہاجر مینڈیٹ کو تقسیم در تقسیم کیسے کیا جائے، تو الٹیمیٹلی اس کے اثرات ملک اور قوم کے لیے بہتر آپ کو لگتا ہے کہ جو مہاجر ووٹر ہے وہ اب 4 دھڑوں میں اس کی تقسیم تو ہو چکا ہے؟ نہیں امبر، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات، پاک سرزمین پارٹی بھی تو ہے نا، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، یہ جس نام کا آپ نے ذکر کیا یہاں پر جبرن لے جایا گیا ہے. وہ لوگ جنہیں ایم کیو ایم کا کسی نام سے جن پہ الزام لگا کے گرفتار کیا گیا ہے، انہیں گرفتار کرنے کے بعد کئی مہینوں تک قید میں رکھا گیا ہے. وہ لوگ اس نام کی پارٹی کے آنگن سے نکلتے ہیں تو پاک دامن ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ کارکن جو جب تک الطاف حسین کے زیر قیادت کام کرتا ہے وہ معتون ٹھہراتا ہے، اس پر الزامات کے بھرمار ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اسے کسی دوسری جماعت میں شامل کرایا جاتا ہے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں. تو یہ دیکھنے کا جو زاویہ ہے یہ پورے پاکستان کے عوام کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ رہا ہے. چلے اگر اس پاک سرزمین پارٹی کو ہم اب چھوڑ دیں، ایک طرف لندن ہے ایک طرف پاکستان ہے، اور ابھی تو فی الحال ایسا نہیں لگ رہا کہ آپس میں کچھ میل ہو رہا ہے، تو پھر تو آپ کا ووٹر بٹ گیا ہے نا؟ دیکھیے ووٹر بٹے گا اس وقت جب ہم کوئی کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا کریں گے. ہم نے پہلے ہی واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہمارے مہاجر ووٹرز کا، مہاجر عوام کا، چاہے وہ کراچی ہو، حیدرآباد ہو یا سندھ کے دیگر شہری علاقے ہوں، ان تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والا ووٹرز قائد تحریک الطاف بھائی کو اپنے اتحاد کی علامت سمجھتا ہے، مہاجروں کے اتحاد کا محور و مرکز سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، جب تک یہ مرکز موجود ہے الحمدللہ مہاجر ووٹ تقسیم نہیں ہوگا. لیکن نظریاتی تقسیم تو ہو چکا ہے. اب ہمیں لیکن بریک لینی ہے. قاسم صاحب ہم نے کہا بہت بہت شکریہ. اور بریک کے بعد ایک چھوٹا سا حادثہ کس طرح سے پاکستان کے طبی نظام کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے. بریک کے بعد نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک چھوٹا سا حادثہ اور عمر بھر کا مرض. لاہور کی ایک لڑکی کے 19 سال میں 100 آپریشن. متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی مریضہ علاج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر چکی ہے. مزید تفصیل اس رپورٹ میں. گرین ٹاؤن کی 25 سالہ فوزیہ تقریباً گزشتہ 2 دہائیوں سے ایک خوفناک تکلیف میں مبتلا ہے اور اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ گھر کی بجائے ہسپتال میں گزار دیا ہے. وجہ ہے اس کا یہ بازو جو بچپن کی ایک چوٹ کے باعث ایسا خراب ہوا کہ اب تک ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا. ڈاکٹروں کے مطابق فوزیہ کو فائبروموٹوسس نامی بیماری ہے جس سے اس کے بازو کے پٹھے ناکارہ ہو چکے ہیں. حال آپریٹ ہی ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی تھک گئے ہیں، یعنی کہ سر ہم نے لاسٹ بھی مجھے کہا تھا ریٹائرمنٹ ہونے سے کچھ ہو کہ ایمپوٹیشن کروا لو. ایمپوٹیشن کے لیے میں نہیں مانی تھی کہ جب بندہ اللہ سے جتنے حصے لے کے ہیں جو قبر میں رات لکھی وہ تو آ کے رہنی ہے. متاثرہ خاندان کے لیے ایسے مرض کا علاج کس قدر مشکل ہے اس کا اندازہ فوزیہ کے گھر کی حالت سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں اس کا ضعیف بیمار باپ اہل خانہ کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے سے زیادہ علاج معالجے کے اخراجات پورے کرنے کی تگودوں میں لگا رہتا ہے. میں بھی ہارٹ پیشنٹ ہوں، موروں کا مریض ہوں، تو ابھی میں نوکری بھی نہیں کوئی کر سکتا ہوں. باقی یہ ہے کہ وہ اس کے دوائی کا ڈبہ پڑا وہ میرا پڑا ہے. جس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی دوائی کو لے آتے ہیں.
डॉक्टरों ने फौजिया को मशवरा दिया है कि वो अपने बाजू को नकारा करवा दे, शायद इस तरह से ही वो बच सके, मगर उसने इनकार कर दिया है। मुआलिजीन के मुताबिक अगर इसका इलाज बैरून मुल्क किया जाए तो ना सिर्फ उसकी जान बच सकती है बल्कि उसका बाजू भी फिर से कारआमद हो सकता है। साथी रिपोर्टर अब्बास हैदर और कैमरामैन उस्मान के साथ शिराज हसनात, डॉन न्यूज़, लाहौर। 20 साल से फौजिया किस मुश्किल में है वो खुद ही बता सकती है और लाहौर से फौजिया हमारे साथ मौजूद है। फौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बैरून मुल्क ही आपका इलाज हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं, क्योंकि अब तक तो आपके इतने सारे ऑपरेशन हो चुके हैं और पैसे भी बहुत खर्च हो चुके हैं। मैंने तो अपील पहले भी की थी एक दफ़ा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब फिर मेरी इनसे अपील है कि मेरा कोई मुस्तकिल इलाज करवा दे। बाहर से 2003 में एक कॉल आई थी, वो उन्होंने 7,000 पाउंड एक हफ़्ते का ख़र्चा मांगा था। 6 माह को उन्होंने कोर्स बताया था जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लिहाजा मैंने वो पेपर ला के घर पे रख दिया। एक अल्लाह के बंदे ने मेरी काफ़ी हेल्प की, बल्कि कोई कहाँ तक हेल्प कर सकता है किसी की। मेरा तो मुस्तकिल ये है, दूसरे दिन ऑपरेशन, हफ्ते बाद ऑपरेशन, कभी महीने में 2 दफ़ा, कभी महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, मुस्तकिल अभी तक ऑपरेशन हो रहे हैं। पहले मेरी टांग नहीं ख़राब होती थी जहाँ से स्किन लेते थे, अब तो अरसा 3 साल से मेरी टांगें ख़राब होना शुरू हो गई हैं। 3 साल से टांगें, अब 1 यकम को मेरा ऑपरेट हुआ। तो आपकी टांगें फौजिया, आपकी टांगें फिर क्यों ख़राब होना शुरू हो गई हैं? क्योंकि अभी तक तो आपका बाजू का मसला था। हाँ जी, अभी मेरे पास ये, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये मेरी फ्रेश पिक्चर है टांग की, ये मेरी फ्रेश पिक्चर है टांग की, जो अभी मेरा हुआ यकम को ऑपरेट हुआ, इसी यकम को, इसी महीने की। तो अभी फिर इन्फेक्शन बढ़ गया, फिर उन्होंने कहा कि दोबारा ऑपरेट करेंगे। मैं हॉस्पिटल से लीव लेके आई हुई हूँ, डिस्चार्ज नहीं हुई हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ज़ख़म बढ़ा है तो अभी छुट्टी नहीं देनी है। अभी शेखजाद से मैं लीव पे हूँ, वो अब्बू की वजह से मैं नहीं दोबारा जा पाई हूँ। कुछ पैसों का बंदोबस्त करना था, इंजेक्शन, ज़ाहिर बात है हॉस्पिटल में एडमिट होंगी, वो मेडिसिन मंगवाएंगे, वैसे तो ट्रीटमेंट तो नहीं करेंगे। अब घर पे तो चलो बगैर मेडिसिन के गुजारा हो जाता है, पेन किलर खा लेती हूँ, अब एंटीबायोटिक के बगैर गुजारा कर लेती हूँ घर पे। ये है कि अभी फौजिया, जब आप सोचती हैं वो लम्हा जब आपका ये हादसा हुआ था और अब, तो कुछ आप पैगाम देना चाहती हों उस सिलसिले में लोगों को? जी, मैं क्या बचाव मुमकिन हो सकता है और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? अल्लाह ने मुझे बीमारी लगाई है, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना लगाए। मैं कहती हूँ अल्लाह ने चलो मुझे बीमारी दी है और उससे मुझे लड़ने की हिम्मत और ताकत भी दी है, और अगर अल्लाह मुझे आज हिम्मत ना देते तो मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवा सकती थी। अब मुझे हेपेटाइटिस सी है, साथ उसका मैं ट्रीटमेंट करवा ही नहीं पा रही हूँ। साथ मुझे हार्ट अटैक हो गया है, उसका भी मैंने कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन नहीं अभी खा रही हूँ। कभी खा लेती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ, क्योंकि वालदा मेरी बीमार है, वालिद मेरे बीमार हैं, दोनों की एंजियोप्लास्टी हुई है। अम्मी के वैसे और काफ़ी बीमारियाँ हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो मेरी सिस्टर बीमार है, एक भाई एक नहीं ठीक रहता है, तो मेरी तो ये फौजिया, डॉक्टर जावेद अकरम जो पिम्स से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब, अगर आप बता सकते हैं कि ये जो मर्ज़ है, थोड़ा सा आसान अल्फाज में लोगों को, नाजरीन को बता सकते हैं क्या है और ऐसा क्यों फौजिया को ये 100 ऑपरेशंस करना ज़रूरी महसूस हुए डॉक्टर्स को? बहुत शुक्रिया आपका। ये अनफॉर्चुनेटली मामूली मर्ज था। मेरा ख्याल है जब फौजिया को चोट लगी, ऑल्दो वो उसके ऊपर जंग लूजा था या कुछ था, उधर इन्फेक्शन मेरा ख्याल है जो हो गई, और वो इन्फेक्शन की वजह से उसके बार बार ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं ट्रीटमेंट को, ख़ासकर ये जो इस तरह के गंदगी वाले जो होती है, गंदगी वाली जगह पे या गंदगी वाला सरिया हो या इस किस्म का, तो इसलिए शायद इसकी बहुत ज़रूरत थी। और इसलिए लेकिन एक इन्फेक्शन की वजह से इतने सारे ऑपरेशन? जी, वो मेरा ये अक्सर ये होता है कि पसकट्टी हो जाती है, अक्सर उसके फेशियल के अंदर, और हो सकता है क्योंकि फौजिया को मैंने तो देखा नहीं, कि हो सकता है कई दफ़ा नामूसी तौर पे और या वैसे इसकी रेजिस्टेंस ही कम हो सकती है बच्ची की। इसको इस चीज़ के लिए टेस्ट करना चाहिए। और इसका कोई जी बिल्कुल, और इसका कोई इलाज है? जी जी बिल्कुल, अगर मैं यही
फौजिया, अगर आप बता सकती हैं कि अब जो इलाज आप करने जा रही हैं उसके लिए मजीद आपको पैसे जमा करने की ज़रूरत होगी, तो वो किस तरह से कर रही हैं? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी मैंने किसी से कर्जे का कहा था, सामने हमारे मोहल्लेदार हैं, उनसे कहा था, वो कह रहे जी कुछ दिन ठहर जाओ, मैं दे देता हूँ। मैं ऑफिस, जब वो छुट्टी पे ऑफिस से कह रहा है ऑफिस जाऊँगा तो मैं आपको दे दूँगा। ज़ाहिर बात है कर्जा लेके ही करना पड़ता है, वैसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब्बू घर पे फारिग बैठे हुए, एक भाई कमा रहा है, बस 18,000 रुपया वो पे ले रहा है। कभी कटिंग हो जाती है क्योंकि वो खुद भी ठीक नहीं रहता है, कभी कटिंग हो जाती है बीच में से, तो फिर 15,000 तक मिल जाती है। ठीक है फौजी, आप डॉक्टर जावेद वापस लाइन पे आ गए। डॉक्टर जावेद, आप बताए थे कि इलाज फिर क्या हो सकता है? और जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है आपकी विसासत से, आपके चैनल की विसासत से ये मंजर आम पे आया। इसमें बहुत सारे लेसन हैं लर्न करने के लिए। एक तो यही है कि एहतियात की जाए, इस तरह की चोट लगे नहीं, और अगर लग जाती है तो उसका जितनी जल्दी इलाज हो जाए वो उतना ही बेहतर है। इस तरह जैसे ये केस ख़राब हो चुका है तो इसको एक बड़े हॉस्पिटल में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, जहाँ प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और जो सॉफ्ट टिश्यू के स्पेशलिस्ट हैं वो सब मौजूद हों। और तीसरा, मेरे जैसे जो फिजिशियंस हैं वो सबसे पहले ये देखें कि इसमें बार बार क्यों हो रहा है, क्या इस बच्ची में रेजिस्टेंस की कमी है, शायद डिफेंस सिस्टम इसका सही नहीं है। लेकिन डॉक्टर जावेद, इनका इलाज जैसे शौकत खाना में भी हुआ, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा, आप मुतवस्सित तबके से आपका ताल्लुक हो, तो यू कांट अफोर्ड सो मेनी ऑपरेशंस। जी बिल्कुल, ये पिंस में मैं आपके वसासत से ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह इस बच्ची को ये ठीक भी हो जाएगी। मैं अल्लाह ताला के घर से बहुत पुरुमीद हूँ और हम कोशिश करेंगे खुद से दिल से। और मैं ये कहूँगा कि इसको खाने की भी नहीं कोई पैसों की ज़रूरत, वो भी हम ही देंगे, तमाम खर्चा हम खुद बर्दाश्त करेंगे इसका, 100% ये मेरी गारंटी है। इसको भेजें आप हमारे पास या हमें बता दें, हमारी एम्बुलेंस ले आएगी। ठीक है, हम आपकी नोटिस में ले आएंगे। और फिर उसके बाद इसको दोबारा आप 1 महीने बाद इसी चैनल पे बुलाइए और फिर इनके तासरात लीजिएगा। फौजिया जी, फौजिया, यहाँ डॉक्टर जावेद ने ऑफ़र की है, तजवीज़ दी है कि पिंस में इलाज आपका करवा सकते हैं जी। तो आपका क्या ख्याल है? मैं कराची आगा खान में गई थी, यही ट्रीटमेंट लेके, यही फाइल लेके, अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे 99 से लेके अब तक सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। उन्होंने मुझे, आगा खान वालों ने भी एम्पुटेशन का मशवरा दिया था, क्योंकि ये साल बाद नहीं तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये खुद ही हो जाता है। इस पर ख़ारिश वगैरह होती है, ब्लिस्टर बनते हैं, ब्लिस्टर के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मेरी एक इसकी बाजू की है, जब मेरी ख़राब हुई है उस वक्त बनाई थी। फौजिया, आगा खान में तो आपने करवाया, लेकिन क्या आप फिर डॉक्टर साहब से रब्ता करेंगी, डॉक्टर जावेद से? पिम्स जी अगर ये कर सकते तो बिल्कुल करूँगी। मुझे तो ट्रीटमेंट से मतलब है, क्योंकि अभी तक तो मैं हर जगह पे गई हूँ। इस्लामाबाद में भी मैंने चेक करवाया, कोई पकड़ता ही नहीं है। लाहौर में शौकत खाना वालों ने। ठीक है, आप दोनों का हम रब्ता ज़रूर करवाएंगे, लेकिन वक्त हमारा इस वक्त ख़त्म हो गया है। फौजिया, डॉक्टर जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और हम आगे बढ़ते हैं और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब के हवाले से बात करते हैं। तज़किये तो बहुत हुए, सहाफ़ी करते रहे, लेकिन लोग इसके बारे में क्या समझते हैं, देखते हैं। मेरा ख़्याल है कि ये मरहला ऐसा आ गया है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, तो लिहाजा इस मौके पे इनको भरपूर अंदाज से हर महाज पे जो है ना इस पैगाम को पहुंचाना चाहिए। बलूचिस्तान में ये लोग कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहा प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर को वो भी मेंशन करना चाहिए था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो भी कश्मीर भाइयों के लिए मुकदमा लड़ा है वो उनके हक, वो बहुत अच्छा लड़ा है। वज़ीर आज़म साहब ने जो कश्मीरी भाइयों के लिए कदम उठाया है, जो ये काम किया है, ये बहुत अच्छा किया है और उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी कुछ बेहतर ही करेंगे। हम इंडिया को बताएंगे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और हिस्सा रहेगा, हम इसको लेकर रहेंगे। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप है और ये बहुत पहले का लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म हमेशा तकरीरें करते हैं, हम उस तकरीर से मुतमईन होंगे जिस तकरीर से असर पैदा हो। जब तक असर पैदा नहीं होता मैं किसी वज़ीर आज़म की तकरीर को नहीं मानता। अच्छी थी वज़ीर आज़म साहब की तकरीर और अच्छी बात है, ये कश्मीर के मसले को उजागर किया और हल होना चाहिए हमारे हिसाब से जल्द जल्द। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब ने जो भी अपनी स्पीच की है वो बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम के दिलों की तर्जुमानी है।
हम चाहते हैं कि कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं उन मजालिम का खात्मा होना चाहिए। उनको आज़ादी की जदोजहद में उनका ये हक पहुंचता है कि वो कहीं भी रह सकते हैं। अब वो कश्मीर मकबूजा बन चुका है, इंडिया के साथ उनका चलना नामुमकिन है, तो बेहतर है पाकिस्तान में आ जाएं। और वज़ीर आज़म साहब ने जो भी स्पीच की है बड़ी ज़बरदस्त की है, बेहतर की है, और हमें ये उम्मीद है कि अक़वाम मुत्तहिदा वज़ीर आज़म की इस तकरीर के बाद पाकिस्तान के हक़ में जो फैसले आने हैं उनको भी ओके करेगा और मकबूजा कश्मीर के मसाइल को हल करने के लिए भी अपना किरदार अदा करेगा। तकरीर अच्छी थी, लेकिन वो तकरीर उन तक मौजूद है, उसके पीछे पड़े जो तकरीर की है उस पर अमल कराएं। अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है पाकिस्तान और वहाँ बैठा हुआ है। मैं आपके चैनल के तोसत से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जो बोलते हैं उस पर अमल भी कराएं। तकरीर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन लोग हल चाहते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा से एक और ख़बर। अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया भर की ख़वातीन के हकूक़, मामलात और मसाइल पर बात की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी औरत आज तक इस आलमी इदारे की सरबराह मुंतखब नहीं हुई। लेकिन जिस तेज़ी से ख़वातीन आलमी सियासी मंजरनामे पर उभर कर सामने आ रही हैं, इस साल शायद अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल का ओहदा भी औरत के ही हिस्से में आए। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल के होने वाले इंतखाब में ख़वातीन की नामज़दगी से उम्मीद हो चली है कि शायद पहली बार इस अदारे की सरबराही किसी खातून के हिस्से में आए। सेक्रेटरी जनरल के इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवारों में से 4 ख़वातीन हैं। इन 4 ख़वातीन में से एक अरीना बोकोवा है। अरीना बोकोवा 2009 से अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए सकाफ़त यूनेस्को की सरबराह हैं। बल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली बोकोवा अपने मुल्क की वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे चुकी हैं। इस ओहदे के लिए दूसरी खातून उम्मीदवार हेलन क्लार्क है। हेलन क्लार्क माजी में बतौर वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड खिदमात अंजाम दे चुकी हैं, जबकि वो 2009 से अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP की सरबराही भी कर रही हैं। इस ओहदे की तीसरी खातून उम्मीदवार नतालिया गरमैन है। नतालिया गरमैन मोल्डोवा की वज़ीर ख़ारजा के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। सेक्रेटरी जनरल ओहदे के लिए रूस नवाज समझे जाने वाली 63 साला बोकोवा को सबसे मजबूत उम्मीदवार तस्वर किया जा रहा है। याद रहे, अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान की बाहमी रजामंदी से होता है। न्यूज़ वॉइस का वक्त ख़त्म हो गया है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज हाजिर है। मेरा ट्विटर हैंडल है @AmberRShamsi और न्यूज़ वॉइस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है @newswise_dawn। अगर आप आज की किसी कहानी पर हमें कमेंट देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। लेकिन न्यूज़ वॉइस का क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो गया है, जाना पड़ा है। आप डॉन न्यूज़ देखते रहिए मज़ीद ख़बरों और तज्ज़ियों के लिए।